हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th से 12th तक की बुक पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है अपना क्रिया। क्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता व तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। तो संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? तो संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है, यानी कि हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है? धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी में क्रियापद बनते हैं। जैसे पड़ मूल धातु है, यानी कि मूल रूप है क्रिया का पड़, और इसमें ना जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया। ये तो धातु है, उसमें ना जोड़ने से पढ़ना क्रिया बन जाएगी। उठ प्लस ना, उठना आदि। क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या वो होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे संयुक्त क्रिया। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर पढ़ते इंपोर्टेंट। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किसी पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी का किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या प्रभावित कर रहा है तो उसे कर्म के आधार पर वह कर्म के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख तो दो वेग होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया। स अर्थात सहित। स का मतलब क्या होता है? सहित। अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, कर्म। और गीता क्या बजा रही है, तो उत्तर होगा सितार। यानी कि जिसमें क्या का जवाब आ जाए ना, वो क्या है? कर्म है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्म क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही हैं, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, तो ये एक कर्मक है। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? तो कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो गए, तो इसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे आशा गाती है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता और जिसमें क्या का जवाब भी नहीं होता। जैसे आशा गाती है, क्या गाती है? पता नहीं क्या गाती है, तो यहाँ कर्म नहीं है, क्या का जवाब भी नहीं आ रहा। जिसमें क्या का जवाब आता है, यानी कि क्या का आंसर आ जाता है, वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पे कर्म होता है। तो आशा गाती है, कौन गाती है? कर्म है। कौन गाती है? कर्म है, आशा करता है। संरचना के, तो यहाँ कर्म। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक
अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो इस वाक्य में आ गए हैं मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग होता है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का एक साथ संयोग हो तो वह क्या है, संयुक्त क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। अगली है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा है और हत्या नाम धातु है और हत्याना क्रिया है। सु का विशेषण है और सु का नाम धातु है, सुकाना क्या है, क्रिया है। अपना सर्वनाम है अपना और अपना नाम धातु है, इसमें अपनाना क्रिया है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इनमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उन्हें तालाब का निर्माण करवाया था, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा और ये पढ़कर सो यहाँ कर लगा देने से पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। यानी कि बलवीर खेल कर पढ़ने बैठेगा या फिर वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेल कर यानी कि खेल मूल धातु और कर एवं पढ़कर पढ़ मूल धातु और कर पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्णकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रिया पर पद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही, जैसे आते ते, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। अगली है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया शब्दों में जुड़न वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल और कृदंत क्रिया है चलना, चलता, चलकर। लिख क्रिया है और लिखना, लिखता, लिखकर कृदंत क्रिया है। काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। भूतकालिक क्रिया यानी कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया, यानी कि बीते समय में कार्य संपन्न हो रहा है तो ये क्या है, भूतकालिक क्रिया है। अगली है वर्तमानकालिक क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय के कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल में कार्य हो रहा है तो ये क्या है, वर्तमानकालिक क्रिया है। अगली है भविष्यत्कालिक क्रिया। भविष्यत्कालिक क्रिया में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के होने का संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये भविष्य में कार्य होगा इसलिए भविष्यत्कालिक क्रिया हो जाएगी। तो ये था अपना क्रिया का टॉपिक। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।